हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छा तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज की वीडियो में आप लोगों को आईसीए के स्टडी मटेरियल से इंडिया सेट के 100% टीवाई के कवर कराऊंगा, साथ में 100% प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर कराऊंगा और साथ में कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराऊंगा। अगर आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखें, इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, हर इंडिया और चैप्टर के लास्ट में टीवाई के दे रखे हैं। तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में इंडिया सेट के 100% टीवाई के कवर कराऊंगा। अगर आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, हर मॉड्यूल के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में इंडिया सेट के 100% प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर कराऊंगा और साथ में कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कराऊंगा। अगर आप लोगों को इंडिया सेट के केवल कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं तो मैंने इंडिया 8 की रिवीजन वीडियो ऑलरेडी शेयर कर रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो के अंदर मैंने 100% कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रखा है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। इंडिया सेट जिसका नाम है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड आपका एरर्स। इंडिया सेट बेसिकली दो चीजों कवर करके चलता है। जैसे मैं ये बात बोलता हूं ना, स्टूडेंट बोलते हैं नहीं सर, तीन चीजों कवर करके चलता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस एंगल से तीन चीजें बोल रहे हो और मैं किस एंगल से दो चीजें बोल रहा हूं। देखिए, अगर मैं इंडिया सेट की बात करूं तो इंडिया सेट बेसिकली दो चीजों कवर करके चलता है। एक, सिलेक्शन एंड अप्लाई ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करना, अप्लाई करना इंडिया सेट में कवर है। और सेकंड, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज होता उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, करेक्शन ऑफ प्राइवेट एरर। अब स्टूडेंट इन तीन चीजों को बोलता है कि इंडिया सेट में कवर है। जबकि ब्रॉडली अगर आप इंडिया सेट को देखेंगे तो इंडिया सेट में दो चीजें कवर है। एक, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, और सेकंड, अगर कोई भी चेंज होता है अकाउंटिंग पॉलिसी में उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट में उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, करेक्शन ऑफ प्राइवेट एरर। तो ये जो पार्ट भी है इंडिया सेट का, इसमें तीन चीजें कवर की गई है और पार्ट ए के अंदर आपका सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कवर की गई है। देखिए, अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में कोई भी चेंज होता है तो उसका इंपैक्ट हम कैसे लेंगे, प्रोस्पेक्टिव बेस पे। लेकिन अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज होता है या आपका प्राइवेट एरर का करेक्शन है तो उसका इंपैक्ट हम कैसे लेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव बेस पे। अब रेट्रोस्पेक्टिव कैसे इंपैक्ट लेंगे, देखिए, अगर मैं अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज की बात करूं, मैं थोड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले मैं अकाउंटिंग पॉलिसी की बात कर लेता हूं। अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर मैं चेंज की बात करूं तो पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अकाउंटिंग पॉलिसी में जो चेंज है वो कब कब आ सकता है। दो केस में आ सकता है। एक, इंडेस में चेंज आ गया है। अगर इंडेस में चेंज आ गए हैं तो ये आपका मैंडेटरली चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाएगा, ठीक। सेकंड, इंडेस में कोई चेंज नहीं आया लेकिन एंटिटी क्या करती है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर लेती है, क्योंकि न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो मोर रिलायबल और रेलिवेंट होगी। अगर इंफॉर्मेशन को मोर रिलायबल एंड रेलिवेंट आपको डिस्क्लोज करना, प्रेजेंट करना है, तो उस केस में आप क्या करें, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं। इसको हम बोल देते हैं मैंडेटरली चेंज और इसको हम बोलते हैं वॉलंटरली चेंज। अब अकाउंटिंग पॉलिसी में जो भी चेंज है उसका इंपैक्ट कैसे जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव कब से कैसे जाएगा, देखिए, अगर मैंडेटरी चेंज है मींस इंडेस में चेंज है तो जो रिस्पेक्टिव इंडेस बताएगा। अगर वॉलंटरली चेंज है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव लेके जाएंगे। और जनरली मैं आपको बता दूं, जब इंडेस में चेंज आता है, कोई नया इंडेस आता है, तो वहां पे भी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की बात होती है, ठीक। एक्सेप्ट कुछ इंडेस ऐसे जहां पे आपका कुछ चीजें रेट्रोस्पेक्टिव होती, कुछ चीजें रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होती, तो वो आपको रिस्पेक्टिव इंडेस बताएगा। अगर मैं बात करूं वॉलंटरली चेंज की तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिव जाना पड़ेगा। अब यहां पर रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि हम ये मान के चलेंगे कि जो न्यू पॉलिसी वो शुरू से अप्लाई हो रही है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने 25-26 में क्या किया, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया। अब 25-26 में जब हमने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया तो हम क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे कि जो न्यू पॉलिसी वो शुरू से अप्लाई हो रही है। और मान लो वो जो पॉलिसी है हमने उसके अगेंस्ट जो ट्रांजेक्शन कर रखी थी वो 1 अप्रैल 11 से कर रखी थी, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 अप्रैल 11 से रेट्रोस्पेक्टिव जाएंगे। यहां पे अकाउंटिंग पॉलिसी में जो चेंज है उसका इफेक्ट कैसे कैसे आएगा, एक तो हम इमीडिएटली जो प्रीवियस ईयर है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट करेंगे, और उससे पहले जितने भी इंपैक्ट है हम क्या करेंगे, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 1 थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे। और जितने इंपैक्ट आपके 1 अप्रैल 24 से पहले के हैं वो सारे के सारे, मतलब आपका 31 मार्च 24 तक के इंपैक्ट है, वो सारे सारे इंपैक्ट हम कहाँ पे लेंगे, 1 अप्रैल 24 को जो हम थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर क्या करेंगे, सारे के सारे इंपैक्ट ले लेंगे, ठीक। इंड AS 8 ये कहता है कि आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर चेंज है तो उसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव लेंगे, बट उस डेट से जहां से प्रैक्टिकल आपके लिए पॉसिबल है। प्रैक्टिकल पॉसिबल का मतलब है कि हमने अपनी साइड से एफर्ट्स लगाए और प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल है। लेकिन मान लो बेस्ट एफर्ट्स लगाने के बाद भी हमारे लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है अप्लाई करना, तो हम मान के चलेंगे कि इम्प्रैक्टिकेबल है। जैसे मान लो इसी केस में 1 अप्रैल 17 से अपने लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल था रेट्रोस्पेक्टिव जाना, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 अप्रैल 17 से फिर आपका रेट्रोस्पेक्टिव जाएंगे।
अगर प्रायर पीरियड एरर की बात करें तो प्रायर पीरियड एरर का मतलब है कि एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी अर्लियर ईयर में, एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और रीजनेबली हम उसे फाइंड आउट कर सकते थे, बट उस इंफॉर्मेशन को हमने मिस यूज कर लिया या उस इंफॉर्मेशन को हमने यूज नहीं किया, तो वो अपने लिए क्या बन गई, प्रायर पीरियड एरर बन गई। प्रायर पीरियड एरर में भी हम लोग क्या करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट लेंगे। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि हम शुरू से क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। ठीक, अगर उसका इंपैक्ट इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में तो इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में उसका इंपैक्ट लेंगे। अगर अर्लियर ईयर में तो हम क्या करेंगे, थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे आपका एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 1 इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे। जो एरर या ओमिशन होती है वो किस किस रिगार्ड में हो सकती है, आपका रिकॉग्निशन के रिगार्ड में हो सकती है, आपका मेजरमेंट के रिगार्ड में हो सकती है, अमाउंट को रिकॉर्ड करना था नहीं किया, या रिकॉर्ड नहीं करना था रिकॉर्ड कर लिया, मेजरमेंट अमाउंट गलत रिकॉर्ड कर लिया। ठीक, डिस्क्लोजर के रिगार्ड में हो सकती है, प्रेजेंटेशन के रिगार्ड में हो सकती है। एक बात और इंड AS 8 कहता है कि अगर मान लो कोई एरर है तो हम, अगर मान लो जो एरर है वो मटेरियल एरर है या इंटेंशनली इमैटेरियल एरर है, और वो एरर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने इंड AS को आपका अप्लाई नहीं किया, हमने इंड AS को अप्लाई नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ना। अगर मैं सेंटेंस फॉर्म में बात करूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हम मान के चलेंगे कि हमने डू नॉट कंप्लाई इंड AS अगर उसके अंदर आइदर क्या है, मटेरियल एरर है या फिर इंटेंशनली क्या है, इमैटेरियल एरर है टू अचीव आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पोजीशन एंड कैश फ्लो। चले जी सर, आइए अब हम TY के और प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ रिवाइज कराऊंगा। देखिए जनरली मैं पहले फर्स्ट TY के से लग जाता हूं, पहले हम TY के कवर करते हैं उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करते हैं, लेकिन इस इंड AS के अंदर मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन आगे पीछे कराऊंगा सो दैट एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत ये इंड AS आपका कवर हो जाए। तो मैं सबसे पहले आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 कवर कराऊंगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन, मैं इसी से स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन आपको मैं 100% क्वेश्चन कवर कराऊंगा, चाहे वो TY के हो या प्रैक्टिस क्वेश्चन हो। आइए आप एक काम करेंगे, टाइम स्टैम्प जरूर बना देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, जैसे ही आप इस क्वेश्चन में पहुंचे तो आपने क्या करना, टाइम लिख देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है प्रैक्टिस क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एक बार देखते हैं। ड्राफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट शोइंग हाउ द करेक्शन ऑफ द प्रायर पीरियड एरर, इसका मतलब यहाँ पे कोई प्रायर पीरियड एरर है उसके करेक्शन के बारे में बताना। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज है उसके बारे में बताना, एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट उसके बारे में बताना। ठीक, कुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट ऑफ द वाई लिमिटेड। देखिए जब हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करते हैं या आपका करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर है, उसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव लेते हैं और उसका इंपैक्ट इमीडिएटली प्रीवियस ईयर से अर्लियर ईयर में भी आता है, तो हम इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में क्या करें, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे हम लोग क्या करें, थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे और उसका इंपैक्ट रिस्पेक्टिव आइटम के अंदर लेके जाएंगे और साथ में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर इंपैक्ट लेके जाएंगे। ठीक, एक बात का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपको टैक्स का रेट दे रखा तो हम साथ साथ डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट भी लेंगे अगर उस आइटम के ऊपर डेफर्ड टैक्स बनता है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X2, आप एक काम करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और मेरे साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये वीडियो एक रिवीजन पर्पज के लिए, इसलिए जो मेरी बोलिंग स्पीड है थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, बट इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपके 100% जो क्वेश्चन है वो अच्छे से कवर होंगे। ठीक, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, बस आपने क्या करना, मेरे साथ साथ क्वेश्चन भी सोल्व करना है। In its financial statement for the year ended 31st March X2, Y Limited reported 73,500 revenue, 53,500 cost of sale। एक काम करते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको थोड़ा लिखते हैं। 31st मार्च X2 की बात कर रहा है क्वेश्चन, उस डेट पे क्वेश्चन कह रहा है कि एंटिटी ने रिपोर्ट कर रखा था सेल कितने से, रेवेन्यू है सेल आपका 73,500 से। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ सेल 53,500 से, तो आपका और कोई एडजस्टमेंट ना आ जाए, PBT 20,000 से, 6,000 इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, 20,000 रिटेन्ड अर्निंग एट 1 अप्रैल X1, 34,000 रिटेन्ड अर्निंग एट 31 मार्च X2। देखिए माइनस आपका टैक्स का खर्चा आ गया, PAT, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल X1 को कितने रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस था सर, 20,000 का बैलेंस था, और आपका X1 X2 में जो प्रॉफिट कमाया गया वो प्रॉफिट था 14,000 का, और 31 मार्च
X2 का जो बैलेंस था वो अपना आ गया 34,000। दोबारा बोल दूं? हाँ जी सर, X1 X2 में जो प्रॉफिट कमाया गया वो 14,000 का प्रॉफिट कमाया गया, और बैलेंस और रिटेन अर्निंग का 31 मार्च X2 को 34,000 है। इन X2 X3, इसका मतलब करंट ईयर की बात हो रही है, ये आपका प्रीवियस ईयर है। In X2 X3, after the X1 X2 financial statement were approved for issue, While Limited discovered that some products sold in X1 X2 were incorrectly included in the inventory at 31st March X2 at their cost 6500। देखिए हुआ क्या, जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला पिछले साल का, हमें पता लगा उसके अंदर इन्वेंट्री इंक्लूड कर ली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है अपना रिड्यूस हो गया। कैसे सर? देखिए, हालांकि अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन का ना मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन आप लोगों के लिए बना रखा है, और ये जो सॉल्यूशन सीट है मैं आपके साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। जितने इंपॉर्टेंट नोट्स मैं सारे सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। देखिए, अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात करूं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे कैलकुलेट होगा सर? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो ये 5,000 का अमाउंट आ गया और ये 100 का अमाउंट आ गया, ये 4900 है, ठीक। मैं कहता हूँ ये अमाउंट 150 का है तो ये 4850 आ जाएगा। अब हमने गलती से क्या किया, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड कर लिया जबकि स्टॉक बिक चुका था। इसका मतलब क्या है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बिक चुका था, मान लो आपका 70 स्टॉक बिक चुका था, 80 आ गया, ठीक, तो 70 से आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें बढ़ाना पड़ेगा। वर इनकरेक्टली इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री एट 31 मार्च X2 एट देयर कोस्ट 6500। तो हम क्या करेंगे, इसका इंपैक्ट कहां पे आएगा सर? इसका इंपैक्ट इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में आ रहा है। अगर सिर्फ इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में इंपैक्ट है तो हम लोग प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपका रीस्टेट करेंगे, और अगर इंपैक्ट इमीडिएटली प्रीवियस ईयर से पहले भी आ रहा है तो उसके हम क्या करेंगे, थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे 6500 से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपना जो है वो प्रीवियस ईयर का इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब अगर इन्वेंट्री रिड्यूस होगी तो देखिए क्या होगा, अगले साल वो ओपनिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगी। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री कम होगी तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो अपना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। इन X2 X3 Y Limited changed its accounting policy for the measurement of investment in associate after initial recognition from cost model to the fair value model as per Ind AS 109। ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हो गया। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव लेंगे, ठीक। इट एक्वायर्ड इट्स ओनली इन्वेस्टमेंट। एक काम और करते हैं, एक प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट अप्रैल X2, 31 मार्च X3 करंट ईयर, 1 अप्रैल X1 प्रीवियस ईयर, ठीक। ये आपके अर्लियर ईयर आ गए, ठीक जी सर। इट एक्वायर्ड इट्स ओनली इन्वेस्टमेंट इन एसेट फॉर 3000 मैनी ईयर आएगा, बहुत साल पहले 3000 की हमने उसे एक्वायर किया था, ठीक है जी। द एसेट इक्विटी इज नॉट ट्रेडेड इन ऑन सिक्योरिटी एक्सचेंज, दैट इज ए पब्लिश प्राइस कोटेशन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो हम अदर टेक्निक लगा के आपका लेवल 2 लेवल 3 के हिसाब से क्या करें, फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक। द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज डिटरमाइंड रिलायबली यूजिंग एन एप्रोप्रिएट इक्विटी वैल्यूएशन मॉडल ऑन 31 मार्च X3 एट 25,000, ठीक है जी। यहां पे वैल्यू किया गया 25,000 से। X1 X2 में इसकी वैल्यू थी आपका 20,000, 31 मार्च X2 को हो गया ना, बल्कि मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे 31 मार्च X2 ही लिख देता हूं, और आपका 18,000 यहां पे, जबकि कॉस्ट कितनी है सर, 3,000। तो यहाँ पे 15,000 का जो चेंज आएगा वो चेंज आएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2,000 का इंपैक्ट प्रीवियस ईयर में आ जाएगा, और यहाँ पे सर आपका 5,000 का इंपैक्ट किस में आएगा, करंट ईयर में आ जाएगा, ठीक। तो रेट्रोस्पेक्टिव जो चेंज आएगा वो कैसे आएगा, देखिए, ये जो आपका 1 अप्रैल
X1 का बैलेंस था। अब मैं इसकी जगह अपडेटेड बैलेंस लिख देता हूँ। ये 20,000 का बैलेंस अभी लिख रहा हूँ, अगर कोई करेक्शन वगैरह होगी तो वो करेंगे, ठीक। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का इम्पैक्ट इसके अंदर 15,000 का आएगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो लास्ट में ना क्वेश्चन ने टैक्स का रेट दे रखा है 30%। देखिए, फॉर सिंप्लिसिटी द टैक्स इफेक्ट ऑफ ऑल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी एज्यूम टू बी 30%। तो आपका बाकी 30% इसके ऊपर डेफिनेट टैक्स का इम्पैक्ट आ जाएगा, तो 10,500 से अपना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 30,500 का अमाउंट आ गया स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर आफ्टर रीस्टेटेड द बैलेंस, ठीक, आफ्टर टेकिंग इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज ए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और ये जो 5,000 का इम्पैक्ट है ये करंट ईयर में आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं आपका अदर इनकम, और यहाँ पे इम्पैक्ट 2,000, ठीक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका नेगेटिव रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एट 31 मार्च X3, देखिए ये तो था अपना एरर, बिल्कुल ठीक है सर, ये है अपना अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज। एट 31 मार्च X3 यहां पे एज ए रिजल्ट ऑफ यूसेज ऑफ इंप्रूव्ड लुब्रिकेंट्स वाइल लिमिटेड रीअसेस द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन ए फ्रॉम 4 ईयर टू 7 ईयर। अपने पास एक मशीन थी, उसकी यूजफुल लाइफ हमने इनिशियली 4 ईयर कंसिडर की थी, अब 7 ईयर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक। मशीन ए इज डेप्रिसिएटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड टू ए नील रेजुअल वैल्यू। इट वाज एक्वायर्ड फॉर 6,000 ऑन 1 अप्रैल X0। देखिए 1 अप्रैल X0 को हमने क्या किया था, मशीन को 6,000 में एक्वायर किया था। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब 4 ईयर के हिसाब से हमने क्या किया होगा, 1,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, फिर 1,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। अब वैल्यू कितनी आ गई, 3,000 आ गई ऑन फर्स्ट डे ऑफ द करंट ईयर, ठीक। अब जो एस्टिमेट यूजफुल लाइफ है वो 7 ईयर है इंस्टेड ऑफ 4 ईयर, मतलब अपना रिमेनिंग 2 ईयर बचे थे, अब रिमेनिंग 5 ईयर बचे हुए। तो 600 से क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। और वैसे डेप्रिसिएशन 1,500 से आता तो 900 से हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को आपका रिड्यूस कर देंगे ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, क्योंकि ये आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज है, इसका इम्पैक्ट प्रोस्पेक्टिव बेस पे आएगा। इन्वेंट्री ऑफ द टाइप मैन्युफैक्चर बाय मशीन ए वर इमैटेरियल एट द एंड ऑफ द ईच रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है जी। While limited accounting record for the year ended 31st March X3 before accounting for the change in accounting policy and change in accounting estimate। अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज से पहले ये इंपैक्ट थे, ठीक। सेल कितने से थी, 1,04,000 से, इसके ऊपर कोई इंपैक्ट आएगा नहीं सर, कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। मैं प्रॉपर सोल्यूशन भी आपको टिक कराऊंगा, ठीक है, ये मैं सोल्यूशन की वर्किंग कर रहा हूँ एक तरीके से। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल कितने से आएगा, 86,500 से, लेकिन 6,500 का जो स्टॉक था ओपनिंग वो था नहीं, तो 80,000 से आएगा। और उसके बाद आपका ये डिफरेंस प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी 1,500 इसके अंदर इंक्लूड कर रखा हमने, तो डेप्रिसिएशन इसके अंदर कितना इंक्लूड होना चाहिए सर, इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होना चाहिए आपका सिर्फ और सिर्फ 600, तो 900 से इसे रिड्यूस कर देंगे, तो ये आपका 79,100 आ गया। चलें जी सर, इनकम टैक्स का खर्चा अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेंगे। वाइल इन प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद 1 ईयर ऑफ द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। आइए देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करंट ईयर की जो रिवेन्यू है वो कितनी से आएगी, 1,04,000 से, प्रीवियस ईयर की रिवेन्यू 73,500 से, ठीक। कॉस्ट ऑफ सेल 79,100 से, और प्रीवियस ईयर का 60,000 से, ये वर्किंग मैंने कर ली, ठीक। अच्छा, इसके बाद आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। अदर इनकम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से 5,000 2,000 पीबीटी आ गया, टैक्स का इंपैक्ट आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया है उसका जो इंपैक्ट है रेट्रोस्पेक्टिव, उस पर तो आपने टैक्स का इंपैक्ट ले लिया, इन पर टैक्स का इंपैक्ट नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, इसे कंसिडर कर लिया है इनकम में, और आपका पीबीटी में इसे इंक्लूड कर लिया, तो इसका इंपैक्ट यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स के थ्रू आ जाएगा, ठीक। चलें जी सर, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन आ गया। ओपनिंग बैलेंस 20,000 था, इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी 10,500 नेट ऑफ टैक्स। प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर आपका 10,850 आ गया, करेक्ट होके करंट ईयर का प्रॉफिट आपका 20,930 आ गया, ठीक। यहाँ पे कुछ वर्किंग है, जैसे आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चेंज कैसे कैलकुलेट किया, डेप्रीसिएशन का चेंज का इम्पैक्ट कैसे कैलकुलेट किया, और आपका चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। चलें जी सर, ये जो सोल्यूशन है ये कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपके साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन और है ऐसा, मैं पहले उनको करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर ही ना।
एबीसी लिमिटेड चेंज इट्स मेथड अडोप्टेड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री का अगर मेथड चेंज करते हैं तो ये आपका अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है, ठीक। इन द ईयर X2 X3, तो हम एक तो इम्पैक्ट करंट ईयर में लेंगे X2 X3 में, एक प्रीवियस ईयर में इम्पैक्ट लेंगे, और अगर उससे अर्लियर ईयर की इन्फॉर्मेशन है तो उसका इम्पैक्ट हम थर्ड बैलेंस शीट के अंदर लेंगे, ठीक। Prior to change, inventory was valued using the FIFO method. However, it was felt that in order to match current practice and to make the financial statement more relevant and reliable, ये देखिए हम अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कब करते हैं, एक मैंडेटरली जब आपका इंडेस में चेंज आता है या नया इंडेस आता है, सेकंड जब इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड करनी है वो मोर रिलायबल और रेलिवेंट हो। A weighted average valuation model would be more appropriate. The effect of change in the method of valuation of inventory was as follows. इन्वेंट्री इंक्रीज होगी आपकी 10 मिलियन से 31 मार्च X1 को, 31 मार्च X2 को 15 मिलियन से, और 31 मार्च X3 को 20 मिलियन से। अगर इन्वेंट्री इंक्रीज होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होता है, और कॉस्ट ऑफ सेल अगर कम होता है तो सर आपका प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक। अब ये देखिए क्यूमुलेटिवली इंपैक्ट है, 31 मार्च X1 का इंपैक्ट हम क्या करेंगे, आपका ओपनिंग रिटेन अर्निंग के अंदर लेके चलेंगे, ठीक। 5 मिलियन का इंपैक्ट, क्योंकि क्यूमुलेटिव इंपैक्ट है, हम प्रीवियस ईयर में लेके चलेंगे, और 5 मिलियन का इंपैक्ट हम करंट ईयर में लेके चलेंगे, ठीक। प्रॉफिट और लॉस अंडर द FIFO वैल्यूएशन मॉडल आर एज फॉलोज। FIFO के हिसाब से हमें आपका P&L दे रखा है, तो रेवेन्यू सेम आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल, ये देखिए 5 का इंपैक्ट आएगा यहाँ पे 159, 5 का इंपैक्ट यहाँ पे आएगा 168, 137, 156, ये आपका आएगा 5 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना जी सर 63, और ये आपका आएगा 73, ठीक। चलिए रिटेन अर्निंग ओपनिंग आपकी 423 है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द इंपैक्ट ऑफ द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये मैंने P&L में इंपैक्ट दिखाती है, और रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट आपका ओपनिंग रिटेन अर्निंग के अंदर आएगा 423 प्लस आपका 10, 433 प्लस 63 प्लस 73। ये देखिए, चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन 5 में जो कंटेंट दे रखा है वो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 7 है, लेकिन तभी मैं क्वेश्चन 5 आपको कंप्लीट कराऊंगा। ड्यूरिंग X4 X5, C Limited discovered that some product that had been sold during X3 X4 were incorrectly included in the inventory at 31st March X4 at 6500। देखिए डायग्राम बनाते हैं, हम अभी बात करें करंट ईयर की, दैट इज आपका X4 X5। फर्स्ट अप्रैल X3, ठीक। इस साल हमें पता लगा कि गलती से हमने क्या किया, इन्वेंट्री इंक्लूड कर ली थी प्रीवियस ईयर में, तो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री कम करेंगे और आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाएगा, ठीक। चेरी लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर X4 X5 सो सेल 1,04,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका 86,500, जिसमें 6,500 क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री एरर से इंक्लूड है, तो 80,000 आ जाएगा। एंड इनकम टैक्स आपका वो BT कैलकुलेट करके हमने टैक्स का रेट के हिसाब से PAT कैलकुलेट किया होगा, ठीक। ये प्रीवियस ईयर का आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L है, यहाँ पे ये 60,000 आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अमाउंट चेंज हो जाएंगे। द X3 X4 ओपनिंग रिटेन अर्निंग वाज 20,000 एंड क्लोजिंग रिटेन अर्निंग वाज 34,000। अब देखिए हम अगर कोई भी एरर का करेक्शन करते हैं तो हम उसका इंपैक्ट क्या करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव लेते हैं। अब यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव का इंपैक्ट सिर्फ प्रीवियस ईयर में जाएगा, क्योंकि उससे पहले इसका इंपैक्ट नहीं आया हुआ, ठीक। तो ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पे नहीं बनेगी, प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगी। चेरी लिमिटेड इनकम टैक्स रेट वाज 30% आपका फॉर बोथ द ईयर X4 X5 एंड X3 X4। इट हैड नो अदर इनकम और एक्सपेंसेस। चेरी लिमिटेड हैड 50,000 शेयर कैपिटल आ गई थ्रू आउट, नो अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी एक्सेप्ट फॉर रिटेन अर्निंग। देखिए मैंने एक बात बैच के अंदर बोल रखी है, आप भी प्लीज नोट कर लें कि जब भी क्वेश्चन में हमें शेयर कैपिटल दे रखी होती है और हम P&L बनाते हैं तो हमेशा हमें बेसिक अर्निंग पर शेयर या फिर डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जैसी इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो कैलकुलेट करनी चाहिए, ठीक। स्टेट हाउ द अबव विल बी ट्रीटेड अकाउंटेड इन चेरी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड नोट्स वेर एवर रिक्वायर्ड फॉर करंट पीरियड एंड अर्लियर पीरियड। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे करेक्ट सही बनाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे आपका करेक्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका बढ़ गया, उसके हिसाब से फिर हमने क्या किया, यहाँ पे PBT कैलकुलेट कर लिया, टैक्स का खर्चा कैलकुलेट कर लिया, PAT कैलकुलेट कर लिया, ठीक। हम क्या करेंगे, नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे कि प्रीवियस ईयर में, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मार्केट में पब्लिश हो चुकी है प्रीवियस ईयर में, ठीक। तो अब करंट ईयर में हम प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इशू हो चुकी है उसको तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन जो हम इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें
प्रीवियस ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे करेक्ट कर देंगे, ठीक है, उसे रेक्टिफाइड कर देंगे। तो उसका इंपैक्ट कहाँ कहाँ पे आया एरर का, वो हमें बताना पड़ेगा नोट्स अकाउंट के अंदर। हम बताएंगे यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर में एक तो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो इंक्रीज हो गया है, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक, 6500 से। इनकम टैक्स का खर्चा आपका डिक्रीज हो गया, क्योंकि खर्चा अगर बढ़ेगा तो इनकम टैक्स कम हो जाएगा 30% से, दैट इज आपका 1950। आपके प्रॉफिट में डिक्रीज हो गया, नेट अमाउंट आ जाएगा आपका 4550, ठीक। आपका बीपीएस डीपीएस में चेंज आ गया, 4550 डिवाइड बाई आपका नंबर ऑफ शेयर 0.91, ठीक। इन्वेंट्री में डिक्रीज हो गया 6500 से। इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी है वो कम होगी और आपका इक्विटी जो है वो डिक्रीज होगी। एक बार इसको रेफर कर लेंगे, 4450 से इक्विटी आपकी डिक्रीज होगी। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, in X3 X4 after the entity's 31st March X3 annual financial statement were approved for issue, a latent defect in composition of a new product manufactured by the entity was discovered. That is a defect that could not be discovered by reasonably or customary inspection। देखिए, एरर हम कब मान के चलते, तब मान के चलते जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और रीजनेबली हम उसे फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन अगर रीजनेबली हम उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते थे तो उस केस में फिर वो आपका एरर नहीं है। एज ए रिजल्ट ऑफ द लेटेंट डिफेक्ट इन द एंटिटी इनकर्ड 1 लाख ऑफ द एंटिसिपेटेड cost for fulfilling its warranty obligation in respect of sale made before 31st March X3। डायग्राम बनाते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेता हूं मैं। देखिए, ये अपना अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल X2 से लेके 31 मार्च X3, ठीक। और ये अपना ईयर है X3 X4। वो ये कह रहा है कि यहाँ पे हमने जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रही थी, यहाँ पे हमें पता लगा है कि जो प्रोडक्ट है उसमें डिफेक्ट आ गया, ठीक। लेकिन वो डिफेक्ट आप रीजनेबली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। As a result of the latent defect in the entity incurred 1 lakh of the anticipated cost for fulfilling its warranty obligation in respect of sale made before 31st March X3। अब हमने जो यहाँ पे सेल ऑलरेडी मेड है, ठीक, हम अगर इसमें डिफेक्ट मटेरियल बेचा है हमने, तो इसकी वजह से जो सेल हुई है उस पर वारंटी का जो प्रोविजन है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा 1 लाख से। इसका मतलब ये कि जैसे मान लो पहले 2% का प्रोविजन क्रिएट करते थे, अब हमें क्या करना पड़ रहा है, 3% 4% का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ रहा है, मतलब प्रोविजन हमें बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो 1 लाख का प्रोविजन यहाँ पे उसकी वजह से एक्स्ट्रा आ रहा है। लेकिन डिफेक्ट का पता लगा, यहाँ पे पता लगा, यहाँ पर। तो जब यहाँ पे डिफेक्ट पता लगा तो प्राइमा फेसी प्राइवेट एरर है, लेकिन ये एरर इसलिए नहीं क्योंकि रीजनेबली हम इसको पहले फाइंड आउट नहीं कर सकते। आगे, an additional 20,000 was incurred to rectify the latent defect in products sold during X3 X4 before the defect was detected and the production process rectified। 5,000 which was related to the item of inventory at 31st March X3। बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। देखिए यहाँ पे ना 3 चीजें दी उसने। एक, 1 लाख का वारंटी प्रोविजन उन आइटमों के ऊपर बनाना पड़ेगा जो ऑलरेडी सेल हो चुकी 31st मार्च X3 तक, ठीक। सेकंड, जैसे मान लो डिफेक्ट हमें यहाँ पे पता लगा, यहाँ पे अब करंट ईयर में क्या है, जो आइटम बिक चुकी है उसकी वजह से 20,000 का एक्स्ट्रा हमें कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी एज ए वारंटी या किसी और तरीके से, ठीक है, रेक्टिफाइड कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो इन्वेंट्री है उसके ऊपर हमें 5,000 की कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, ठीक, डिफेक्ट को दूर करने के लिए। द डिफेक्टिव इन्वेंट्री वाज रिपोर्टेड एट कॉस्ट 15,000 इन X2 X3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन इट्स सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीट एंड सेल वाज एस्टिमेटेड एट 18,000। देखिए यहाँ पे जो हमें 5,000 की कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी इन्वेंट्री के ऊपर, उस इन्वेंट्री की अगर ओरिजिनल कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट उसकी 15,000 थी और उसकी एनआरवी की बात करें तो वो 18,000 थी। तो हमने उसे वैल्यू कैसे कर रखा होगा, 15,000 के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। द अकाउंटिंग एस्टिमेट मेड इन प्रिपेयरिंग 31st March X3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर appropriately made using all reliable information and the entity could reasonably be expected to have been obtained and taken into account in the preparation and presentation of those financial statement। एनालाइज द अबव सिचुएशन इन अकॉर्डेंस विद रेलिवेंट इंडेस। आपने क्या करना, इस सिचुएशन को अपने एनालाइज करना रेलिवेंट इंडेस के अकॉर्डिंग। देखिए
पहले हम ये बताएंगे कि प्राइवेट एरर क्या होती है, फिर हम बताएंगे कि यहाँ पे प्राइवेट एरर नहीं है क्योंकि रीजनेबली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे उस एरर या ओमिशन को। अगर ये आपका एरर नहीं है तो फिर ये क्या बन गया, आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बन गया। अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज है तो इसका इंपैक्ट हम कैसे लेंगे, प्रोस्पेक्टिव बेस पे। अब बैलेंस शीट जब अप्रूव हो रही है तो उस टाइम हमें पता लगा कि यहाँ पे एरर है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका इंपैक्ट यहाँ पे इस साल में ले लेंगे, एज ए एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। तो 1 लाख का हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे, वारंटी का बढ़ा देंगे 31 मार्च X3 को। 5000 जो रेक्टिफाई ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट आएगी, हम उसका इंपैक्ट एनआरवी में लेंगे, तो एनआरवी कितने से आएगी, 13,000 से। तो 2,000 से हम क्या करेंगे, एनआरवी का लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे इन्वेंट्री में, प्रीवियस ईयर में आपका X2 X3 में एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक। और जो 20,000 की कॉस्ट हम करंट ईयर में इनकर्ड करेंगे इन रिलेशन टू सेल मेड इन द करंट ईयर, इसका इंपैक्ट क्या करेंगे, X3 X4 के अंदर लेके चलेंगे। चले जी सर, आइए मैं इसका सोल्यूशन आपको एक बार टिक करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए, जो एडिशनल कॉस्ट है आपका करंट ईयर की सेल के ऊपर, उसे आप 3/4 में चार्ज करेंगे, और 31 मार्च X3 को आप क्या करेंगे, जो इम्पैक्ट है 1 लाख के प्रोविजन का वो ले लेंगे, और 2,000 से इन्वेंट्री का लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि एनआरवी कम आ रही है। ये एडजस्टेबल इवेंट बन गया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक काम करते हैं, फर्स्ट टीवाई के से लग जाते हैं, पहले सारे टीवाई के कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर जो बचे हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन उनको कवर कर लेंगे। दो चीज़ों को हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मान के चलते हैं, दो चीज़ों को हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मान के चलते। एक, हमने करंट ईयर में कोई ट्रांजैक्शन की, ठीक है, वो जो ट्रांजैक्शन है वो सब्सटेंशियली अलग है उस ट्रांजैक्शन से जो अर्लियर ईयर में ट्रांजैक्शन थी। एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो हम पहले क्या करते थे, एम्प्लॉय को एक्स ग्रेसिया पे करते थे, अब हमने कहा कि हम एक काम करेंगे, एक्स ग्रेसिया बंद करके एम्प्लॉय को ना सुपर एनुअल बेनिफिट देंगे, ठीक। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन अपने आप में क्या अलग ट्रांजैक्शन है, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानी जाएगी। सेकंड, अगर कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट पहली बार होता है तो हम उसे भी जब रिकॉर्ड करते तो एज ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रिकॉर्ड नहीं करते, नॉर्मल पॉलिसी के तहत रिकॉर्ड कर लेते, ठीक है, मतलब वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा। आइए अब आप आएंगे टीवाई के पे, फर्स्ट क्वेश्चन से लग जाते हैं। एक कारपेट रिटेल आउटलेट सेल एंड फिट कारपेट टू द जनरल पब्लिक, ठीक है जी। इट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन द कारपेट इज फिटेड विच ऑन एन एवरेज इज 6 वीक आफ्टर द परचेज ऑफ द कारपेट। इट देन डिसाइड टू सब कॉन्ट्रैक्ट द फिटिंग ऑफ द कारपेट टू सेल्फ एम्प्लॉयड फिटर। मतलब पहले हम क्या करते थे, कारपेट को फिट करके देते थे, अब हमने सब कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है फिटिंग का, ठीक। इट नाउ रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एट द पॉइंट ऑफ सेल ऑफ द कारपेट, वेदर दिस चेंज इन इज रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू इज ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, नहीं, ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं, क्योंकि सब्सटेंशियली ट्रांजैक्शन क्या आपकी डिफर है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट ए थर्ड बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। दो केस में, एक जब आपका रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट आता चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का, और वो इंपैक्ट आपका इमीडिएटली प्रीवियस ईयर से अर्लियर ईयर में आता, ठीक। सेकंड, जब आप करेक्शन करते प्राइवेट एरर की, और वो जो करेक्शन है इमीडिएटली प्रीवियस ईयर से अर्लियर ईयर में है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग X2 D Limited changed its accounting policy for depreciating property, plant and equipment so as to apply a component approach completely while at the same time adopting the revaluation model। देखिए, अगर हम revaluation model अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाएगा, ठीक। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने चेंज किया, एक तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कंपोनेंट के बेस पे अप्लाई करेंगे। सर कंपोनेंट तो इंड AS आपका 16 कहता है दोस्त, ऐसा हो सकता है कि ये जो कंपनी है पहले आपका कंपोनेंट बेस पे के हिसाब से अकाउंटिंग ना कर रही हो, ठीक है, मे बी इसने कोई एरर वगैरह कर रखी हो, कोई क्लासिफिकेशन का इशू हो, बट अब क्वेश्चन ने हमें ये बता दिया कि कंपोनेंट अप्रोच अप्लाई करनी है आपने कंप्लीटली। सेकंड, आपने क्या करना, रिवोल्यूशन मॉडल अडॉप्ट करना है। इन ईयर बिफोर X2 से पहले डेल्टा लिमिटेड असेट रिकॉर्ड वर नॉट सफिशिएंटली डिटेल्ड टू अप्लाई कंपोनेंट अप्रोच फुल्ली, ये इसने लिख भी दिया। एट द एंड ऑफ द X1, मतलब बिफोर X2 का मतलब तो ये हो गया ना X1 के ईयर एंड तक, ठीक। मैनेजमेंट कमीशन एंड इंजीनियरिंग सर्वे विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द कंपोनेंट हेल्ड एंड फेयर वैल्यू, ठीक। 31 मार्च मतलब 31 दिसंबर लगा लो यहाँ पे, अगर कैलेंडर है तो X1 में क्या हुआ, मैनेजमेंट ने कमीशन किया इंजीनियरिंग सर्वे को, जो हमें इंफॉर्मेशन देगा कंपोनेंट वाइज और उनकी फेयर वैल्यू वाइज, यूजफुल लाइफ, एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू एंड डेप्रिसिएबल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द X2, ठीक है। अच्छा, X2 से वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। However, the survey did not provide a sufficient basis for reliably estimate the cost of those components that had not previously been accounted for separately, and the existing record before the survey did not permit this information to be reconstructed। एक चीज का ध्यान रखना, हम रेट्रोस्पेक्टिव उसी डेट से जाते हैं जिस डेट से अपने लिए प्रैक्टिकेबल हो। एक बात और,
जब हम रेट्रोस्पेक्टिव जाते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन आपका रेलिवेंट एंड रिलायबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे उसने बोला कि उसके पास रिलायबल एस्टिमेट वगैरह नहीं है। डेल्टा मैनेजमेंट कंसिडर्ड हाउ टू अकाउंट फॉर ईच ऑफ द टू एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग चेंज। जो आपका डेल्टा का मैनेजमेंट है वो कंसिडर करा कि इन दो चेंज को हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। आगे लिखता है, दे डिटरमाइन दैट इट वाज नॉट प्रैक्टिकेबल टू अकाउंट फॉर द चेंज टू ए फुलर कंपोनेंट अप्रोच retrospectively or to account for that change prospectively from any earlier date than the start of the X2। देखिए, जैसे मान लो हम X2 के ईयर की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले आप प्रीवियस ईयर में जा रही है, इससे पहले जा रही है, इससे पहले जा रही है, जहां से प्रैक्टिकल पॉसिबल है हम वहां से रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि इससे पहले प्रैक्टिकल पॉसिबल है ही नहीं उसके लिए। ऑल्सो द चेंज फ्रॉम ए कोस्ट मॉडल टू ए रिवल्यूशन मॉडल इज रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर प्रोस्पेक्टिवली। देखिए, हालांकि कोस्ट मॉडल से अगर हम रिवल्यूशन मॉडल बनाते हैं तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो हमें रेट्रोस्पेक्टिव जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं जा सकते क्योंकि इन्फॉर्मेशन रिलायबल और रेलिवेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव जाएंगे। देयरफॉर मैनेजमेंट कंक्लूड दैट इट शुड अप्लाई डेल्टा न्यू पॉलिसी प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द X2। ठीक, डेल्टा टैक्स रेट 30% है, तो हमें डेल्टा टैक्स का इम्पैक्ट भी बताना पड़ेगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ द X1 25,000 की कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन 14,000 है, नेट बुक वैल्यू 11,000 है। प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर आपका ओल्ड बेस पे 1,500 रहा था। ठीक, अब लेकिन हमने जो सर्वे कराया उसके बेस पे वैल्यूएशन 17,000 आ गया, 11,000 की जगह, तो 6,000 से तो आपका पीपी की वैल्यू बढ़ेगी। एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू आपका 3,000 है। एवरेज रिमेनिंग एसेट लाइफ आपका 7 ईयर है, तो 14,000 डिवाइड बाई 7, 2,000 का आपका डेप्रिसिएशन आ गया न्यू स्कीम के तहत। 500 से आपका डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रेलिवेंट नोट फॉर डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद द इंड AS 8। आप इंड AS 8 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, नोट बनाएंगे। तो हम लोग क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कि हमने रिवल्यूशन मॉडल फॉलो किया है, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज का इम्पैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव जाना चाहिए। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट हम तभी ले पाएंगे जब अपने लिए प्रैक्टिकेबल पॉसिबल हो। फिर हम ये भी बताएंगे कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज इसलिए किया है क्योंकि जो कंपोनेंट के बेस पर डेप्रिसिएशन आएगा और रिवैल्यूएशन आएगा वो मोर रिलायबल एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक, फिर हम बताएंगे क्योंकि हम यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जा पा रहे, इसलिए हम प्रोस्पेक्टिव जा रहे हैं। फिर हम बताएंगे कि प्रोस्पेक्टिव जाने की वजह से करंट ईयर में जो इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव आने चाहिए थे वो करंट ईयर में इंपैक्ट आएंगे। क्या क्या इंपैक्ट आएगा, असेट की वैल्यू 6,000 से बढ़ गई है, बिल्कुल ठीक है सर। अब अगर असेट की वैल्यू 6,000 से बढ़ी है तो इसका इंपैक्ट आपका डेफर्ड टैक्स के ऊपर आएगा। डेफर्ड टैक्स आपका 1,800 का आ जाएगा, तो जो इंपैक्ट आएगा रिटेन अर्निंग के अंदर वो 4,200 का आ जाएगा। फिर आप बताएंगे कि करंट ईयर में डेप्रिसिएशन आपका इस वजह से कितना बढ़ गया, आपका 500 बढ़ गया, और अगर डेप्रिसिएशन 500 से बढ़ा है तो टैक्स का इंपैक्ट आपका 150 का आ जाएगा। 150 में आपका टैक्स की बचत हो जाएगी, तो नेट इंपैक्ट आपका करंट ईयर में 350 आ गया। चलिए जी सर, ये देखिए सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इज चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड फॉर एन आइटम ऑफ पीपी ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। देखिए, अगर हम डेप्रिसिएशन मेथड की बात करें, डेप्रिसिएशन का मेथड जो है वो हम किस बेस पे लगाते हैं, हम इस बेस पे लगाते हैं कि जो असेट है हम उसे किस पैटर्न के तहत यूज करेंगे, किस पैटर्न के तहत उससे हम बेनिफिट ड्राइव करेंगे। अगर हम इक्वलेंट बेनिफिट ड्राइव करेंगे तो आपका SLM लगेगा, और अगर हम स्टार्टिंग में आपका बेनिफिट ज़्यादा ड्राइव करेंगे और बाद में बेनिफिट कम ड्राइव करेंगे तो आपका WDV लगेगा। और अगर हमें मान लो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है और हमें पता है एस्टिमेट जो है कि उतनी यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे, वो एस्टिमेट आपका रिलायबल है कि 4,000 यहाँ पे, आपका 4,000 यहाँ पे, फिर 500 ऐसे करके, या फिर 1,000 ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड लगाएंगे। अब इंड AS 16 ये कहता है कि आप क्या करेंगे, हर रिपोर्टिंग डेट पर रिव्यू करेंगे कि जिस पैटर्न से आप बेनिफिट ड्राइव कर रहे हैं क्या उसमें चेंज आने वाला है। अगर उसमें मटेरियल चेंज है तो उसके इसमें आप क्या करेंगे, मेथड चेंज कर देंगे। अब क्योंकि हम फ्यूचर में असेट का यूज चेंज कर रहे हैं, एक तरीके से पैटर्न चेंज कर रहे हैं बेनिफिट ड्राइव करने का, इसलिए इसका इंपैक्ट हमेशा क्या आएगा, प्रोस्पेक्टिव बेस पे आएगा, और ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डेप्रिसिएशन का जो मेथड है उसमें चेंज अकाउंटिंग एस्टिमेट है, क्योंकि न्यू इन्फॉर्मेशन आने की वजह से आपने क्या किया, अपना पैटर्न ऑफ बेनिफिट चेंज कर रहे हैं, और पैटर्न ऑफ बेनिफिट चेंज करने की वजह से आपका असेट का कंजम्पशन चेंज हो रहा है। इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर रहे हैं। तो ये आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंजेस का इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिव बेस पे आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, an entity charged of certain expenses as finance cost in the financial statement for the year ended 31st March X1. While preparing annual financial statement for the year ended 31st March X2, management discovered that these expenses should have been classified as other expenses instead of finance cost. देखिए, हम अर्लियर ईयर में क्या कर रहे हैं,
कुछ खर्चों को फाइनेंस एक्सपेंडिचर मान के चल रहे हैं, जबकि पता लगा कि वो फाइनेंस एक्सपेंडिचर नहीं, वो अदर एक्सपेंडिचर है। अब मान लो अपनी जो इनकम थी वो 1000 थी, खर्चा था ये आपका 400, तो अब फाइनेंस एक्सपेंडिचर की जगह हम लोग क्या करेंगे, अदर एक्सपेंडिचर मानेंगे, तो अल्टीमेट इंपैक्ट तो कुछ नहीं आना प्रॉफिट के ऊपर। ठीक जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। While preparing annual financial statement for the year ended 31st March X2, management discovered that these expenditures should have been classified as other expenditure instead of finance cost. ओवरऑल पीएनएल पे कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन ये तब भी प्राइवेट एरर है, क्योंकि प्राइवेट एरर में वो कहता है कि प्राइवेट एरर का मतलब है कि जो एरर है वो रिकॉग्निशन में हो सकती है, मेजरमेंट में हो सकती है, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन में हो सकती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन में क्या होगी, चेंज हो गया, तो ये आपका प्राइवेट एरर है, हम इसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव लेंगे। आगे, द एरर अकर्ड बिकॉज द मैनेजमेंट इन advertently misinterpret certain fact, ठीक है, the entity intend to restate the comparative amount for the prior period presented in which the error occurred. Would this reclassification of expenses from finance cost to other expenses in the comparative amount will be classified as correction of an error? बिल्कुल, क्योंकि correction of an error के अंदर आपका रिकॉग्निशन में आ सकता है, मेजरमेंट में आ सकता है, आपका डिस्क्लोजर में आ सकता है, प्रेजेंटेशन में आ सकता है। Would the entity need to present a third balance sheet? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 अप्रैल X1 से पहले बैलेंस शीट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, X0 से पहले, तो यहाँ पे आपका थर्ड बैलेंस शीट आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट उसका नहीं आ रहा बैलेंस शीट के ऊपर ना। आइए अब हम बच्चे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में अपने 4 के बाद हो गए थे, 1 से आ जाते हैं, निकालेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। While preparing the annual financial statement for the year ended 31st March X3, an entity discovered that a provision for constructive obligation for payment of bonus to selected employee in corporate office material amount, which was required to be recognized in the annual financial statement for the year ended 31st March X1, was not recognized due to oversight of the fact. बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। देखिए, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब की बना रहे हैं, 31st मार्च X3 की। एक सेकंड, तो डायग्राम बड़ा बनाता हूं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे करंट ईयर के, यहां के। एन एंटिटी डिस्कवर दैट ए प्रोविजन फॉर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, देखिए चाहे लीगल ऑब्लिगेशन है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हम प्रोविजन क्रिएट करते ही करते, ठीक, फॉर पेमेंट ऑफ बोनस टू सिलेक्टेड एम्प्लॉय इन कॉर्पोरेट ऑफिस मटेरियल इन अमाउंट व्हिच वाज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च X1 वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू ओवरसाइट ऑफ द फैक्ट। हमें यहां पे बोनस का खर्चा रिकॉर्ड करना चाहिए था। The bonus was paid during the financial year ended 31st March X2 and was recognized as expenditure in the annual financial statement for the said year. देखिए, हमने उसे यहां रिकॉर्ड किया है। करंट ईयर में तो कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन इंपैक्ट क्या है, यहां पे आया हुआ है, बोनस पेड। Would this situation require retrospective restatement of comparative considering that the amount was material? बिल्कुल, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट इसका आएगा, क्योंकि एरर है, ठीक, और एरर आपका मेजरमेंट के रिगार्ड में हो सकती है, रिकॉग्निशन के रिगार्ड में हो सकती है, आपका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के रिगार्ड में हो सकती है, ठीक। करंट ईयर में इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। हम बेसिकली क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर है यहाँ पे बोनस हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने जो खर्चे हैं वो बढ़े हुए हैं और लाइबिलिटी भी बढ़ी हुई है। यहाँ पे अपने खर्चे और लाइबिलिटी कम हुई है, तो एक तो प्रीवियस ईयर में इसका इंपैक्ट क्या आएगा, बोनस हम यहाँ से हटा देंगे और इसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे 1 अप्रैल X1 को हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर हम इसका इंपैक्ट ले लेंगे, ठीक। इंड AS 1 के अकॉर्डिंग थर्ड बैलेंस शीट बनेगी। इन द गिवन केस एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंड 31st मार्च X1 एंड लायबिलिटी एट 31st मार्च X1 वर अंडरस्टेटेड बिकॉज ऑफ नॉन रिकॉग्निशन ऑफ बोनस एक्सपेंसेस एंड रिलेटेड प्रोविजन। जबकि X2 में क्या है, खर्चे और आपका जो लाइबिलिटी है वो ओवरस्टेटेड हुई है, तो इसे हम क्या करें, करेक्ट कर देंगे थर्ड बैलेंस शीट बना के और प्रीवियस ईयर में से इंपैक्ट हटा के। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने इंडिया 34 के अंदर भी पढ़ा था। While preparing interim financial statement for the half year ended 30th September X1, an entity notes that there has been an
under accrual of certain expenses in the interim financial statement for the first quarter and 30th June X1। देखिए, जब कंपनी अपनी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही थी 30 सितंबर X1 के लिए, हाफ ईयर के लिए, तो उसने नोटिस किया कि कुछ आपके अंडर एक्रूअल एक्सपेंडिचर थे जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिडर, मतलब आपका खर्चे थे वो अंडर एक्रूअल रह गए थे, मतलब कुछ खर्चे रिकॉर्ड नहीं हुए थे एक तरीके से, ठीक। द अमाउंट ऑफ अंडर एक्रूअल इज असेस्ड टू बी मटेरियल इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो मटेरियल है इंटरिम के रिगार्ड में। However, it is expected that the amount would be immaterial in the context of the annual financial statement। Ind AS 34 ये कहता है कि जो मटेरियलिटी का जजमेंट करेंगे आप वो इंटरिम इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जजमेंट करेंगे, ना कि एनुअल के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका, क्योंकि इंटरिम के हिसाब से वो मटेरियल है तो हमें उसका इंपैक्ट लेना पड़ेगा, ठीक। मैं फिर से ये बात बोल दूं, हाँ जी सर। इंड AS 34 ये कहता है कि कोई आइटम मटेरियल है इमैटेरियल है, आप उसका सिलेक्शन जो करेंगे वो आपका इंटरिम इन्फॉर्मेशन के हिसाब से करेंगे, ना कि एनुअल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक। The management of the view that there is no need to correct the error in the interim financial statement, considering that the amount is expected to be immaterial from the point of view of the annual financial statement। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो एक खर्चा है 100 रुपीज़ का, वो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा। अब साल की सेल जो है वो मान लो 10,000 है और क्वार्टर की सेल अपनी 2200 है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये इसके लिए मटेरियल ना हो बट इसके लिए क्या हो, मटेरियल हो, ठीक। तो दोबारा बोलता हूं, ऐसा हो सकता है कि 2200 के लिए क्या हो, ये मटेरियल हो, और पूरे साल के लिए मान लो 12,000 इसकी सेल है पूरे साल की, ठीक है। एनुअल के लिए इमैटेरियल हो, इसके लिए क्या हो, इमैटेरियल हो। तो इसे मटेरियल माने इमैटेरियल माने। इंटरिम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरिम पीरियड के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से, जो डेटा है उसके हिसाब से हम कंसिडर करते हैं कि मटेरियल है या नहीं है। वेदर द मैनेजमेंट व्यू इज एक्सेप्टेबल ना, क्योंकि इंड AS 34 ये कहता है कि आप जो सिलेक्शन करेंगे मटेरियलिटी का वो इंटरिम इन्फॉर्मेशन के हिसाब से करेंगे। ये देखिए, As regards the assessment of materiality of an item in preparing interim financial statement, paragraph 25 of Ind AS 34 financial statement stated as follows। जजमेंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो आपका overriding goal to ensure that interim financial report include all information that is relevant to understand of the entity financial position performance during the interim period, ठीक। As per the above, while materiality judgment always involve a degree of subjectivity, the overriding goal is to ensure that interim financial report include all the information that is relevant and understanding of the financial position and performance। It is therefore not appropriate to base quantitative assessment of the materiality on projected annual figure when evaluating error। हम क्या करेंगे, जो आपका एरर है उसे इंटरिम के हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग द मैनेजमेंट is required to correct the error in the interim financial statement since it is assessed to the material in relation to interim period data। आइए आगे बढ़ेंगे। Question number 3। ABC Limited has an investment property with an original cost of 1 lakh, which it inadvertently omitted to depreciate in previous financial statement, ठीक है। The property was acquired on 1st April X1। ओके, प्रॉपर्टी को हमने 1st April X1 को एक्वायर किया था और डेप्रिसिएशन इसके ऊपर नहीं लगाया। The property was acquired on 1st April X1। The property has estimated useful life of 10 years and depreciated using straight line method। Estimate residual value to be 10 year is nil। तो 10,000 का डेप्रिसिएशन इस साल, इसके बाद 10,000 हर साल। हाउ शुड द एरर बी करेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X4 एज्यूमिंग द इम्पैक्ट ऑफ द सेम इज कंसिडर्ड मटेरियल फॉर सिंप्लिसिटी इग्नोर टैक्स इफेक्ट। देखिए, ये 31 मार्च आपका X2 है, 31 मार्च आपका X3 है, 31 मार्च आपका X4 है, 10,000 है, 10,000 है, ठीक जी सर। अब यहाँ क्या करेंगे, करेक्ट कर लेंगे, करंट ईयर इम्पैक्ट ले लेंगे, ठीक। यहाँ पे आप रेट्रोस्पेक्टिव जाएंगे तो प्रीवियस ईयर का करेक्शन करेंगे, और इससे पहले का जो इम्पैक्ट है उसको आप क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर लेके जाएंगे, मतलब थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे 1 अप्रैल आपका X2 को, और कोर्सपेंडिंग इम्पैक्ट आपका रिटेन अर्निंग के अंदर आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर, ठीक। इन्होंने तो सिंपल लिख रखा है, एरर शैल बी करेक्टेड बाय रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेटिंग द फिगर फॉर फाइनेंशियल ईयर X2 X3, बिल्कुल ठीक है। एंड ऑल्सो बाय प्रेजेंटिंग ए थर्ड बैलेंस शीट एट 1 अप्रैल X2 विच इज द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए जी, इसी के साथ इंड AS 8 के TY के और प्रैक्टिस क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।